The policeman start to chase a thief. When the thief goes 10 steps, the policeman move 8 steps. 5 steps of the policeman is equal to 7 steps of the thief. The ratio of the speed of the policeman and the thief is. स्पीड का रेशियो बताना है, ठीक है, स्पीड का क्या बताना है, रेशियो बताना है। यहां हम टाइम को कांस्टेंट लेके चलेंगे, क्योंकि जितने टाइम में थीफ ने 10 स्टेप्स कवर किए उतने ही टाइम में पुलिस वाले ने 8 स्टेप्स को कवर किया है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से व्हेन द थीफ गोज 10 स्टेप्स, मतलब जितने टाइम में थीफ चला 10 स्टेप, उतने ही टाइम में पुलिस वाले ने कितने स्टेप्स चले, 8 स्टेप्स चले हैं। बात समझ में आ रही है? करना कैसे है? टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो रहेगा वो किसके बराबर होगा? जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा उसी के बराबर होने वाला है। अब मान लो इतना डिस्टेंस चलना है ना? मान लो हमने 1 कदम चला, 2 कदम चला, 3 कदम चला, है ना? 3 कदम चलती है हम लोग, लेकिन यहां कोई बात पता लगती है क्या कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं पता है हमें कि हमने 1 कदम ने कितना स्टेप चला। मान लो हमने यहां से स्टेप काउंट किए, मान लो हमने 1 कदम चला, 2 कदम चला, तो क्या यहां से हमें डिस्टेंस पता है क्या? नहीं पता है। डिस्टेंस हमें कब तक पता लगेगी? जब हमें हर एक स्टेप्स की डिस्टेंस पता होगी। मतलब हमने एक स्टेप में मान लो 10 मीटर चला तो 2 स्टेप में 20 मीटर, 10 स्टेप में 100 मीटर, है ना? स्टेप से ही होगा ना? क्लियर है? तो हम मान लेते हैं कि एक स्टेप जो पुलिसमैन है उसकी एक स्टेप x मीटर की है, एक स्टेप x मीटर की है। अब कंडीशन क्या दी गई है? 5 स्टेप्स ऑफ द पुलिसमैन, तो 5 स्टेप्स के लिए 5x मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। क्या हो जाएगी? 5x मीटर। थीफ की बात करें तो मान लो उसका 1 कदम या 1 स्टेप कितने मीटर की है? y मीटर की है, तो उसने 7 स्टेप चल लिए, है ना? 7 स्टेप्स चले हैं थीफ ने, और ये दोनों बोला गया है इक्वल है, इक्वल बोला गया है, ठीक है? तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5x बराबर 7y, 5x इज इक्वल टू 7y, ये आ गई एक कंडीशन। अब बात रही डिस्टेंस की। अब डिस्टेंस पुलिस ने कितनी चली, कैसे पता लगेगा? उसने कितने कदम चले हैं, कितने स्टेप्स चले हैं? 8 स्टेप्स चले हैं। अब ये क्या डिस्टेंस है? क्या नहीं, ये स्टेप्स है, नंबर ऑफ स्टेप्स है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि उसने कितने, हर एक जो स्टेप है वो कितने मीटर की है। 1 मीटर, 1 स्टेप x मीटर की है, तो 8 स्टेप चले तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 8 इंटू x मीटर। थीफ ने कितने कदम चले, कितने स्टेप्स चली? 10 स्टेप्स चली, और हर एक स्टेप कितने मीटर की है? y मीटर की है। बात समझ में आ गई? तो टोटल डिस्टेंस उसने 10y चलाया उतने टाइम में। अब यहां से रिलेशन देखें हम लोग तो क्या देख सकते हैं? x अपॉन वाई। अगर हम x अपॉन वाई निकाले यहां से तो 7/5 आ जाएगा, और ये यहां पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये 8/10 इंटू 7/5, कितना आ जाएगा? ये 56/50, मतलब 28/25। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई ना? क्या किया हमने भाई? डिस्टेंस का जो रेशियो रहेगा वही स्पीड का रेशियो रहेगा। बात समझ में आती है अगर टाइम कांस्टेंट है तो। अब डिस्टेंस कैसे निकालना है? हमने माना कि भाई 1 कदम पुलिस वाले का x मीटर का है, और जो चोर है, जो थीफ है, उसका 1 कदम, 1 स्टेप y मीटर की है ना? तो उसने डिस्टेंस कितना चलना है? मान लो 1 कदम में, 1 स्टेप में x मीटर चलता है, तो 8 स्टेप्स में कितना कदम चलेगा, कितने डिस्टेंस चलेगा? 8x। वही थीफ अगर 1 स्टेप में y मीटर चलता है तो 10 स्टेप्स में 10y डिस्टेंस चलेगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमें निकालना है। अब x और y नहीं पता, उसने कंडीशन दी रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है? 5 स्टेप्स ऑफ द पुलिसमैन। इसका मतलब कि हर एक स्टेप जब x मीटर की है तो 5 स्टेप्स 5x मीटर की होगी, है ना? इज इक्वल टू 7 स्टेप्स ऑफ द थीफ। जब 1 स्टेप y मीटर की है तो 7 स्टेप 7y मीटर की होगी। अब ये दोनों बराबर है तो x और y का रेशियो आ जाएगा, पुट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 28/25। When ticket price to a water park are increased in the ratio 11:12, then the number of daily visitors fall in the ratio 8:7. If the daily revenue before the increase in ticket price was 1,76,000 rupees, then find the total revenue after the increase in the ticket price. ठीक है, क्या है? एक वाटर पार्क है, वहां पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है टिकट की प्राइस में, मान लो पहले कुछ प्राइस था। देखो अगर हमसे क्या बोला गया है, रेशियो में भी बोला गया है ना, तो हम लोग जरूरी नहीं है कि x माने, x निकालेंगे,
एक्स लेके सॉल्व करेंगे तो आसान रहेगा, लेकिन हम यूनिट से भी कर सकते हैं। अभी देखेंगे कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले चीज क्या समझते हैं हम लोग कि जो टोटल रेवेन्यू रहेगा, रेवेन्यू क्या होता है? कितने रुपए उसके पास आए, न प्रॉफिट न लॉस, कितने रुपए उसने कमा लिए, यहां उसके पास आ चुके हैं। देखो मान लो टिकट, एक टिकट की प्राइस कितनी है, प्राइस पर टिकट, प्राइस पर टिकट कितनी है, मान लो 20 रुपए है, 20 रुपए है प्राइस पर टिकट, है ना, रुपीस पर टिकट। मान लो कितनी टिकट खरीदी, 20 टिकट खरीदी, तो कितने का रेवेन्यू जनरेट होगा, 400 रुपए का। इतनी बात समझ में आ गई? टिकट से टिकट कैंसिल हो जाएगा, रुपीज आएगा। मतलब हर एक टिकट की कीमत 20 रुपए है और अगर हम 20 टिकट खरीदें तो कुल मिला के 400 रुपए उसके पास आएंगे। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट यही है, यहां पे भी कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है, यहां पे भी। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो ठीक है। तो हम क्या माने यहां पे कि मान लेते हैं ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, ये किसमें हो रहा है, हर एक टिकट में इंक्रीमेंट हो रहा है। ये मान लो कि पहले टिकट 11 रुपए की थी और बाद में 12 रुपए की हो गई, है ना। मान लो टिकट पहले 11 रुपए की थी, बाद में टिकट कितने की हो गई, 12 रुपए की हो गई। मान लो क्या दिक्कत है ना, या फिर क्या मान लो, कोई दिक्कत हो अगर तो एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। वो तो तरीका तो बेस्ट, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग एक्स से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। When the number of visitors fall in the ratio, जितने विजिटर्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ टिकट रहेंगे। मान लो पहले कितने रहे होंगे, कम हो गए ना, पहले कितने रहे होंगे विजिटर्स, 8y रहे होंगे और बाद में 7y रहे होंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रुपीज आ जाएंगे हमारे पास, रेवेन्यू आ जाएगा, यहाँ पे रेवेन्यू आ जाएगा। और ये क्या है, नंबर ऑफ विजिटर्स या टिकट, टिकट बोल सकते हैं, और ये प्राइस या रुपीज पर टिकट। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि इकट्ठे इतने लोग आ गए तो 11 रुपए टिकट दे दो या 11 के मल्टीपल में टिकट दे दो, ऐसा बोलेंगे ना। हर एक के लिए मान लो 11 रुपए टिकट थी तो बढ़ा दी, 12 रुपए कर दी। पर टिकट की बात होती है ना जब प्राइस इंक्रीमेंट होता है तो यहां पे क्या बोला गया, तो डेली रेवेन्यू बिफोर द इंक्रीज इन द टिकट प्राइस। टिकट प्राइस ये है, इंक्रीज होने के पहले कितना था, 1,76,000। तो यहां पूछा गया है, क्या नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां से देखें अगर तो x इंटू वाई की वैल्यू निकालो, 1,76,000 डिवाइडेड बाई 88, दिख रहा है 80, 2 का मल्टीपल है मतलब 2,000 रुपीज। एक्स इंटू वाई 2,000 रुपीज आ जाएगा। अब यहां से अगर हमें ये चीज निकालनी है, 12x निकालनी है, तो ये 12 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई कर दें तो 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 84, और एक्स वाई की वैल्यू 2,000 कितना हो जाएगा, 14 इंटू 12 168, ये आ जाएगा रुपीस, 1,68,000। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन करना है, रेवेन्यू देख रहा है, एक्स वाई की मल्टीप्लीकेशन देख ली कितनी आ गई और यहां पुट कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। नहीं तो ऐसे कर सकते थे, 11 इंटू 8, 88 यूनिट की वैल्यू 1,76,000 है तो एक यूनिट की वैल्यू 2,000 है, एक यूनिट की वैल्यू 2,000 है, तो 12 इंटू 7 मतलब 84 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 84 इंटू यही तो कर रहे हैं हम लोग। बस हमने यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो किसी भी टाइप के क्वेश्चन में, इसलिए हर बार हम एक्स और वाई लेके चलते हैं, ठीक है। अ पर्सन ऑर्डर्ड 4 शर्ट्स ऑफ ब्रांड ए एंड सम शर्ट्स ऑफ ब्रांड बी। द प्राइस ऑफ 1 शर्ट ऑफ ब्रांड ए was twice that of B. When the order was executed, it was found that the number of 2 brands has been interchanged. This increased the bill by 40%. The ratio of number of brand A shirts to that of brand B shirts in the original order is. देखो क्वेश्चन में ध्यान से समझना। मान लो कोई एक पर्सन है, राम या जो भी नाम है, उसने क्या किए हैं, ऑर्डर किए हैं 4 शर्ट्स। मान लो अमेजन से ऑर्डर किए उसने, कितने, 4 शर्ट्स, वो है ब्रांड ए के और कुछ शर्ट जो कि है ब्रांड बी के। हमें नहीं पता ब्रांड बी के उसने कितने शर्ट ऑर्डर किए हैं। अब ये लेकिन कंडीशन क्या दी गई है, देखो, द प्राइस ऑफ 1 शर्ट ऑफ ब्रांड ए वाज ट्वाइस ऑफ ब्रांड बी। मतलब जो ब्रांड ए है वो है महंगा, वो किससे महंगा है, दुगना है, किसका, ब्रांड बी की प्राइस का दुगना है। अब ऑर्डर जब एग्जीक्यूट हो चुका है, जब उसके पास क्या आया, बिल आया, तो उसमें उसने देखा कि जितने शर्ट उसने ब्रांड ए के बनवाए थे वो बन गए, वो क्वांटिटी बन गई ब्रांड बी की, और ब्रांड बी के कुछ शर्ट मंगवाए थे, उतना अमाउंट आ गया ब्रांड ए का।
इंटरचेंज हो गए, मतलब जो क्वांटिटी थी वो इंटरचेंज हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बिल आया ना वो 40% ज्यादा आया। मान लो 10 रुपए या 100 रुपए बिल आना था तो 140 रुपए बिल आ गया। बात समझ में आ रही है? तो हमें बताना है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्रांड ए शर्ट्स टू ब्रांड बी शर्ट्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर, मतलब उसने जो ऑर्डर किया था, करेक्ट ऑर्डर किया था, उसमें जो नंबर ऑफ शर्ट्स ऑफ ब्रांड ए टू ब्रांड बी का रेशियो बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो मान लो हमने एक काम कर, यहां लिखा ब्रांड ए और यहां लिखा ब्रांड बी। ये क्या है? ओरिजिनल, जो उसे ऑर्डर करना था एक्चुअल में। ठीक है, कितनी शर्ट? उसने 4 शर्ट क्या की? ऑर्डर करनी थी। और मान लो x नंबर ऑफ शर्ट ऑफ ब्रांड बी उसे ऑर्डर करना थी, ये उसे करना था। ठीक है, अब द प्राइस ऑफ 1 शर्ट ऑफ ब्रांड ए वाज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बी। जो रुपीस, जो प्राइस ब्रांड बी की है, मान लो कितनी है वो प्राइस? मान लो p प्राइस है, p रुपए प्राइस है किसकी? ब्रांड बी की एक शर्ट की। तो ब्रांड बी की कितनी है? दुगनी है उससे, है ना? 2 टाइम्स बोला गया ना कंडीशन में। द प्राइस ऑफ 1 शर्ट ऑफ ब्रांड ए वाज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ब्रांड बी। ब्रांड बी की हमने मान ली तो ब्रांड ए की 2p हो जाएगी। ये थी इनिशियल कंडीशन ओरिजिनल में। लेकिन जब एग्जीक्यूट हो गया तब क्या चीज हुई? ये है ब्रांड ए और ये है ब्रांड बी। जब बिल जनरेट हुआ या एग्जीक्यूट हो गया तो क्या हुआ? वो क्वांटिटी इंटरचेंज हो गई। फाउंड दैट द नंबर ऑफ 2 ब्रांड्स हैज बीन इंटरचेंज्ड, मतलब ए के उसे 4 ऑर्डर करने थे लेकिन वो हो गए बी के, और बी के x ऑर्डर करने थे वो हो गए ए के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पे जो प्राइस है ब्रांड ए की वो तो 2p ही रहेगी, क्वांटिटी इंटरचेंज हुई है बस। अगर सब कुछ इंटरचेंज हो जाएगा तो फिर इंक्रीमेंट किस वजह से होगा? इंक्रीमेंट किस वजह से होगा? यहां 4 के सामने यहां पे p आना चाहिए। अगर 4 के सामने 2p आ गया तो दिक्कत क्या है? इंक्रीमेंट तो होगा ही नहीं ना, फिर कुछ इंक्रीमेंट तो कुछ नहीं होगा फिर। ये है एग्जीक्यूटेड वाली, ये है ओरिजिनल, और ये है जो एग्जीक्यूट हुई है, और ये है ओरिजिनल, है ना? क्या है ये? ओरिजिनल। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना इन दोनों में, कितने रुपए का? 40% का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब 40% क्या है? इंक्रीज बाय 40%। 40% क्या है? 2/5। इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या लगा दे? प्लस, तो 7/5। मतलब अगर पहले 5 यूनिट का था टोटल अमाउंट तो बाद में 7 यूनिट का हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो ये रेशियो क्या होगा? अब पहले बिल कितने का बनना था वो नीचे आएगा, बाद में बिल कितने का बना? 40% ज्यादा के साथ 7 यूनिट का बना। ठीक है, क्लियर है? अगर ये 100 मान लेते तो 140 हो जाता 40% इंक्रीमेंट के साथ। अब देखो बाद में, ये बाद वाली कंडीशन है, बाद वाली कंडीशन में टोटल अमाउंट क्या होगा? x अमाउंट है a का और उसकी हर एक की प्राइस है 2p, तो टोटल अमाउंट x इंटू 2p। ब्रांड b की बात करें तो 4 अमाउंट है ना, 4 क्वांटिटी है और प्राइस है p। पहले की बात करें तो 4 इंटू 2p हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 2p हो जाएगा, क्योंकि ब्रांड ए की 4 शर्ट उसे खरीदनी थी और दुगनी प्राइस पे जिसकी b है। x इंटू p हो जाएगा b के लिए, x इंटू p हो जाएगा b के लिए। बात समझ में आ गई? अब प्राइस से प्राइस कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्राइस से प्राइस कैंसिल कर सकते हैं। कितना आ जाएगा ये? 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 8, ये बराबर है 7/5 के। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। कितनी आ जाएगी यहां से x की वैल्यू? 7x प्लस 56 इक्वल टू 10x प्लस 20। कितना हो जाएगा ये? 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। मतलब उसे ब्रांड बी के कितने शर्ट्स मंगवाने थे? 12 शर्ट्स मंगवाने थे। कितने? 12 शर्ट्स मंगवाने थे। अब रेशियो क्या आ जाएगा देखो, है ना? ब्रांड ए और ब्रांड बी का रेशियो कितना आ जाएगा? रेशियो यहां लिख लेते हैं। ये क्या है? 4, तो 4/12 है ना, 4/12 कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। 1/3 क्या रहेगा आंसर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अमाउंट इनटू प्राइस पर अमाउंट, है ना, प्राइस पर क्वांटिटी। ये है क्वांटिटी और ये प्राइस पर क्वांटिटी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीस आ जाएगा, ये रेवेन्यू आ जाएगा।
पहले वाली कंडीशन के लिए ब्रांड ए के लिए, बाद वाली कंडीशन ब्रांड बी के लिए। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे। ये है ओरिजिनल। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर? 1:3। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 8:12 if 50% of boys and 25% of girls getting scholarship for their studies, what is the percentage of students who are getting any scholarship? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया गया है नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का, बताया गया है कि उनमें से, अब ये एग्जैक्टली डाटा नहीं है कि 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है बॉयज है और 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है गर्ल्स हैं, ऐसा नहीं बोला गया है। इफ 50% ऑफ बॉयज, मतलब जो 50% बॉय रहेंगे उनको स्कॉलरशिप मिलती है, और जो गर्ल्स है वो 25% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है। तो हमें बताना है कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, अब यहाँ परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं इस टाइप से रेशियो वाले में भी। तो हमने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वो हमने परसेंटेज में किए, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना है कि हमने क्वेश्चंस कोई टॉपिक हमने छोड़ दिया, वो हमने परसेंटेज में कवर किया है, क्योंकि वो परसेंटेज का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया गया है इसलिए हम लोग रेशियो में भी 1-2 क्वेश्चंस देख लेंगे। अब करना कैसे, यहाँ पे पूछा क्या गया है, परसेंटेज पूछा गया है ना। परसेंटेज पूछा जाए या रेशियो पूछा जाए तो ये जो डाटा दिया हुआ है इसी को भी हम लोग क्या मान सकते हैं कि जो एग्जैक्टली नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स है इसी को मान लेंगे हम लोग। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज मान लो ये 8 है, यहाँ 8x मान सकते हैं, 12x मान सकते हैं, 8 और 12 भी मान के कर सकते हैं, क्योंकि उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। परसेंटेज और रेशियो निकालना है तो इसी को हम लोग मान ले। ठीक है, तो हमने बोला कि 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जिसमें से बॉयज कितने हैं, बॉयज है हमारे पास 8 और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स है हमारे पास 12। ठीक है, इफ 50% ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर गेटिंग स्कॉलरशिप, मतलब ये जो स्कॉलरशिप पाने वाले हैं, ये स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप है, ये नॉन स्कॉलरशिप और ये नॉन स्कॉलरशिप। ठीक है, यहां से 2 चीजें निकलेंगी। अब 50% ऑफ बॉयज, 8 का 50% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 4 को मिल रही है, 4 को नहीं मिल रही है। 25% ऑफ गर्ल्स, इसका 25 कितना हो जाएगा, 25% मतलब 4 से डिवाइड करेंगे मतलब 3 लोगों को मिलती है, 9 लोगों को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 7। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग एनी स्कॉलरशिप, है ना, स्कॉलरशिप मिलती है किनको, ये हमें बताने कितने परसेंट स्टूडेंट को। आप देखो यहाँ पे 7 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 20, तो इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 35%। मतलब जो 35% स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, ये 35 रहा होगा ऑप्शन, मतलब 35% स्टूडेंट ऐसे जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक्स मान के करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या करें, x लगा दे, मान लो 20x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये 8x हो गया, ये 12x हो गया। अब इसका 50% कितना हो जाएगा 4x और बचा हुआ 4x। इसका कितना परसेंट है 25% कितना हो जाएगा 3x और बचा 75% 9x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7x और ये आ जाएगा 20x। अल्टीमेटली x से x कैंसिल होना ही है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 35%। इन ए स्कूल देयर आर 1554 स्टूडेंट्स, किसी स्कूल में 1554 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से जो बॉयज और गर्ल का रेशो है वो 4:3 है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, कुछ दिनों के बाद 30 गर्ल्स ने ज्वाइन किया है, बट अ फ्यू बॉयज लेफ्ट, मतलब कुछ बॉयज ने स्कूल छोड़ दिया है। जिससे क्या हुआ कि जो रेशियो था पहले वो बाद में अब कितना हो गया 7:6 हो गया। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज जिन्होंने स्कूल छोड़ रखा था वो कितने होने वाले हैं। ठीक है, यहां पे हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बॉयज हैं और कुछ रही होंगी गर्ल्स। बॉयज के लिए हमने रेशियो मान लिया 4x और गर्ल के लिए मान लिया 3x। ठीक है, अब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, बाद में आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मतलब जो टोटल स्टूडेंट्स है वो क्या होंगे 7x ही तो होंगे, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी 7 2 14। ठीक है, इतनी आ जाएगी। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ 30 गर्ल्स ने ज्वाइन कर लिया, हमने लिखा यहाँ +30, तो ये कितना हो जाएगा 3x + 30 हो जाएगा। और कुछ बॉयज ने लेफ्ट किया, तो मान लेते हैं ये कितना है a है, लेफ्ट किया मतलब 4x - a है ना, 4x - a हो जाएगा। इन्होंने ज्वाइन किया है, इन्होंने लेफ्ट किया है, तो ये जो रेशियो आएगा, ये जो रेशियो बनेगा ये कितना बनेगा 7:6। 7:6 मतलब
4x माइनस a, ये रेशियो लेंगे, ये 7 इंटू 3x प्लस 30 हो जाएगा, ये 3x प्लस 30 हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? रेशियो लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 7 में हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहां जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ये 24x माइनस 6 है, ये कितना हो जाएगा 21x प्लस 210। क्या निकालना है? a की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? a की वैल्यू निकालनी है। ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 3x माइनस 210 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू a। ये आ जाएगी a की वैल्यू। ठीक है, अब 3 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा x माइनस 70/2। अब x कितना है यहाँ पे? 222 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 70 माइनस कर देंगे 222 में से 22। ठीक है, यहाँ पे चला गया तो बचा कितना? 50, 48, 52, 152/2 कितना आ जाएगा? a की वैल्यू 152/2 है ना, ये आ जाएगा 76 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 76। मतलब 76 बॉयज ने स्कूल को छोड़ दिया है। बात समझ में आ गई? देखो अगर पहले अगर हम x की वैल्यू यहां पे रख लेते तो कितना हो जाता है? 888, ये 66। अगर ऐसा हो जाता तो यहाँ पे देखो x की जगह कुछ नंबर आता, वो क्या करना पड़ता, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे अगर रख देते तो ऐड कर देते, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता 7 में, तो वो एक बड़ा टास्क हो जाता हमारे लिए, मल्टीप्लीकेशन करना, और टाइम कंज्यूम ज्यादा होता। तो हमने एक काम किया, यहाँ पे सिर्फ देखो x आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? सिर्फ x आ रहा है, सिर्फ x की वैल्यू रखनी है। अगर यहाँ पे पहले ही हम लोग रख देते तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता 7 में, और 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ता 4 में, और 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ता x में, जो कि क्या है 222। तो ये बिग टास्क हो जाता हमारे लिए। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास? 76।